मेरे पास जो है अभी ग्वाडिया मेंटरशिप पर कई थाउजेंड्स में लोग स्टूडेंट्स हैं। एंड उनके साथ जब गूगल मीट होती है तो वो हर बार मुझसे या मेरी टीम से जो है ये पूछते हैं कि हम परफेक्ट एंट्री कैसे लें, जबकि अभी लेक्चर 1 ही आया हुआ है। एंड उसके बावजूद उन्हें जस्ट एंट्री को लेकर जो है एक सवाल रहता है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वो मैंने लेक्चर 1 से जो है जोन फाइंड करना देख लिया है, या यूट्यूब के वीडियोस से जो है जोन फाइंड करना देख लिया है, बट मैं एंट्री कैसे लूँ। एक्चुअली एंट्री मायने नहीं रखती। मुझे अगर लगता है मेरे लिए ये जोन सही है, ठीक है, और ये जोन से अगर रिजेक्शन मिल रहा है, मैं यहाँ पे भी कूद जाऊँ या शायद मैं यहाँ पर भी कूद जाऊँ, नो डाउट। उसके बाद कुछ 15-20 मिनट जो है मैं ड्रॉ डाउन में चला जाऊँ इस जगह पर, ठीक है। मेन इशू ये है कि पर्सन का जो माइंडसेट है, जो ह्यूमन का जो माइंडसेट है, वो इस तरीके से है कि वो ये सारी चीज़ों को फेस नहीं कर पाता। थोड़ा सा भी अगर प्राइस रेड में गया या कुछ डॉलर्स जो हैं लॉस में जा रहे हैं, तो एक अजीब सी ना फीलिंग होती है अपने बॉडी के अंदर। एंड उसके वजह से जो है वो कुछ ना कुछ मिस्टेक कर बैठता है। लॉट साइज बढ़ा देना, ओवर साइज पोजिशन को कर देना, या बिना एसएल हुए ट्रेड को कट कर देना, फिर वापस एंटर होना, फिर वापस थोड़ा पुल बैक आए एंड फिर वापस कट कर देना। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे साइकोलॉजी को लेकर और ये सारे मनी मैनेजमेंट को लेकर जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, बस इसलिए क्योंकि हम जो है थोड़ा सा भी रेड नहीं देख सकते। उसके बहुत सारे अपने एक अलग रीजन हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है फंड्स बहुत कम रहते हैं। जब एक केस फ्लो आता रहता है, एक अमाउंट बनता रहता है, लाइक मान लो एक पर्सन जॉब कर रहा है और उसकी सैलरी 40,000 रुपये है। फैमिली वगैरह को देकर वो खुद के लिए जो है 15-20 हजार रुपये या 10 हजार रुपये बचा पाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट वो खुद को एक अलग करने की कोशिश करता है। एंड फिर 10 हजार से जो है ट्रेडिंग स्टार्ट करता है। वो पूरे मंथ का बजट 10 हजार रुपया, ठीक है। एंड सडनली पहले ट्रेड में ओवरलॉट के वजह से या पोजीशन साइज ज़्यादा होने के वजह से या गैम्बलिंग के वजह से जो है आधा कैपिटल उड़ा देता है, या थोड़ा बहुत भी ड्रॉडाउन में आता है, तो एक प्रॉब्लम होने लगती है। ये नॉर्मल है, बट एक केस फ्लो जब स्टार्ट रहता है तो परवाह नहीं रहती, ठीक है, उड़ गया दूसरा डाल दूंगा। ओके, बट मेजोरिटी नंबर्स में लोगों के पास क्या है, कैश फ्लो स्टार्ट नहीं रहता। 90% लोगों के पास। तो एक परफेक्ट एंट्री ढूंढने की कोशिश करते हैं। एंड जब कोई मेंटरशिप या जब कोई कोर्स या जब कोई कोई भी वीडियोस देखते हैं या किसी मेंटर के पास जाते हैं, तो उनकी हमेशा जो मेन चॉइस रहती है वो यही रहती है कि मैं परफेक्ट एंट्री लूँ। बात परफेक्ट एंट्री की कभी है ही नहीं, बात है परफेक्ट जोन की, कि तुम्हारा प्राइस कहाँ से बहुत स्ट्रांग गिरेगा और कहाँ से बहुत स्ट्रांग चढ़ेगा। जब तुम उसमें मास्टर कर लेते हो, तो उसके बाद सिर्फ दो चीजें बचती हैं। वो है तुम्हारा लॉट साइज एंड होल्डिंग की पावर, ठीक है। मान लो तुमने यहां से एंट्री ली, इस जगह से, ये कैंडल के बॉटम से, ठीक है। मैं अगर इसको कट करूं, ओके, इस कैंडल के अगर बॉटम से तुम ट्रेड लेते हो एंड उसके बाद जो है प्राइस पुल बैक लेता है, तो ये जो पुल बैक वाला पार्ट है, अगर मैं तुम्हें मार्क करके बताऊं, ये जो पुल बैक वाला पार्ट है तकरीबन 57 से 58 पॉइंट का है, ठीक है। गोल्ड के अंदर 57 से 58 पॉइंट का पुल बैक आ गया, उसके लॉट साइज को जो है, अगर वो मीडियम भी है, ना के बराबर भी है, तो भी उसे एक लॉस दिख रहा है, ठीक है। और वो लॉस के वजह से जो है वो थोड़ा पैनिक हो जाता है। एंड इस दरमियान अगर तुम टाइम पीरियड भी देखो, तो ये टाइम पीरियड तकरीबन ब्रेक इवन आने तक 9.5 घंटे का है। तो पहली चीज, लाइफ में उस पर्सन ने कभी भी 1 घंटे 2 घंटे से ज्यादा ट्रेड होल्ड नहीं किया होगा। उसमें भी 9.5 घंटे जो है लॉस में होल्ड करना, जो कि शायद लॉस का 1-2% ही हो, 3% ही हो कैपिटल का, बट उसके बावजूद। और ये 9.5 घंटे जस्ट एक कैंडल का जो है, मतलब दो कैंडल जो है 4 आवर की, वो है प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, ठीक है। इतने पार्ट के अंदर जो है,
9.5 घंटे निकल गए। बट 9.5 घंटे के बाद 4 आवर की एक कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है, जो तकरीबन 113 पॉइंट की होती है, एंड ये 113 पॉइंट प्रॉफिट के होते हैं। उसके बाद 4 आवर पुल बैक, एंड फिर नेक्स्ट कैंडल बनती है तकरीबन 130 पॉइंट के आसपास। ओके। और इस जगह पर अगर तुम पूरी प्रोसेस को देखोगे तो 163 पॉइंट थे, जिसके अंदर जो है पुल बैक में 50-60 पॉइंट तुम गए होंगे। अब मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, बात इसकी नहीं है कि तुम्हारे पॉइंट कितने ड्रॉडाउन में गए। मायने ये रखता है कि तुमने एक एक्यूरेट जोन निकाल दिया सेलिंग के लिए, जो कि 1 आवर के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इस जगह पर। एंड वहां से जो है, मान लो तुमने सेल कर दिया, इसके टैप होते ही इसी कैंडल पे सेल कर दिया, चलो क्या होगा? 2 कैंडल ऊपर चली गई, बट तुम्हारा एसएल तो नहीं गया ना, नहीं। बट ये 2 कैंडल ऊपर चली गई, वो 2 घंटे की है। फिर 4-5 कैंडल नीचे आ रही है, फिर 4-5 कैंडल ऊपर जा रही है, फिर 4-5 कैंडल नीचे आ रही है, मतलब तकरीबन 1 डे के ऊपर जो है टाइम लग चुका, तकरीबन 20-22 घंटे। प्रॉब्लम ये है। उसके बाद उसी एक दिन 6 घंटे के अंदर जो है तुम्हारा टारगेट अचीव हो जाता है। सेम ये चीज होती है इधर भी, अगर तुम देखोगे तो 20-21 घंटे में तुम्हारा टारगेट डन हो गया। एंड इसके अंदर जो है तुम्हारा जो टाइम पीरियड है वो चला गया 4 से 5 घंटे। ओके। तो मैंने जैसा बताया, प्रॉब्लम होती है होल्डिंग के अंदर, ठीक है। प्रॉब्लम होती है लॉट साइज को लेकर। अगर तुम्हारी लॉट साइज बहुत परफेक्ट है तो तुम्हारा ट्रेड जो है कैसा भी हो, तुम्हारा कैपिटल नहीं खाएगा, तुम्हें पैनिक होने से बचाएगा। दूसरा, तुम्हारे अंदर जो है होल्डिंग पावर जब ज्यादा होगी तो तुम एक्यूरेट पूरे ट्रेड पकड़ पाओगे। बट इसके पहले हमें एक चीज तैयार करनी है, वो ये कि तुम्हारे जोन फाइंड करने की एबिलिटी को जो है परफेक्ट बनाना। मैंने बहुत सारे एंट्री पैटर्न सिखाए होंगे, ठीक है, पिछले 2 सालों के अंदर, कोर्सेज के अंदर। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं बोलो, जब भी जोन पे टैप करने आता है, मैं कभी भी एंट्री के बारे में नहीं सोचता, ठीक है। ना ही मैं देखता हूँ कि वो 5 मिनट में एमएसएस हुआ, 15 मिनट में पुल बैक हुआ। देखो, ऑनेस्टली बताऊं, मार्केट को इससे परवाह ही नहीं है। मार्केट यहाँ पर आएगा, फिर ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें बोलेगा ओके, ये पर्सन के लिए मैं रुकता हूँ, इसके लिए मैं एक ऐसी ड्राइंग बनाता हूँ जिसको पहचान पाए और बोल पाए ओ मेरा ये एंट्री पैटर्न है, अब मुझे ट्रेड करना है। मार्केट रैंडमली मूव करता है। कई बार टैप हुआ सडनली गिर जाएगा, कई बार मे बी इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करे, या कई बार जो है वो जोन को टैप किए बिना ही गिर जाए। कई बार डिस्प्लेसमेंट आएगा तो पुल बैक आएगा ही नहीं और चला जाएगा। तो अगर लंबे टाइम तक सर्वाइव करना है तो डायरेक्ट बस तुमने एक जोन परफेक्ट फाइंड किया, उस पर तुमने एंट्री ली, और तुम्हें फिर वो रिजल्ट दिख जाएगा, चाहे वो 21 घंटे बाद दिखे, चाहे 2 दिन बाद दिखे। डिपेंड करता है तुम कैसे कैसे टाइम फ्रेम पर हो। बट ओवरऑल मायने ये रखता है कि तुम इस जोन के ऊपर जो है कॉन्फिडेंट हो या नहीं। मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स से जो है मैं कांटेक्ट में, इंडियन ट्रेडर्स से नहीं, फ्रांस के कुछ ट्रेडर्स हैं, अमेरिका के कुछ ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेडिंग वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं, एक बार नहीं 5-5 बार। एंड उनका यही कहना है कि वो परफेक्ट एंट्री नहीं लेते, वो परफेक्ट जोन फाइंड करते हैं। सेम मैं भी परफेक्ट जोन फाइंड करता हूँ। एंड मैं हर बार टाइम टू टाइम जो है ये कोशिश करता हूँ कि मैं एक्यूरेट जोन जो है फाइंड कर पाऊँ। समझ रहे हो? लोग मेरे पास पूछते हैं तुम ऐसा चीज क्या यूज करते हो जिस नहीं, मैं बस ये कोशिश करता हूँ कि मैं परफेक्ट जोन कैसे फाइंड कर पाऊँ। मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर एक जोन फाइंड करें, ठीक है, ये चलो ये नहीं, मैं तुम्हें एक एग्जांपल के लिए, एक्यूरेट एग्जांपल के लिए बताता हूँ जिससे तुम समझ पाओ। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इस जगह पर आप अगर सेल करते हो तो कहाँ तक जाएगा, क्यों जाएगा, लॉजिक क्या है,
रीजन क्या है, ये समझना पड़ेगा। ये एक जोन है जिसके अंदर इतना सा मुंह आया, और ये एक जोन है जिसके अंदर इतना बड़ा मुंह आया। साथ ही साथ इस जगह पर देखोगे तो ये वाले जोन से इतना मुंह आया, और इस वाले जोन से इतना मुंह आया। फर्क है, और जमीन आसमान का फर्क है। तुम अगर इस जगह पर देखोगे तो इसके अंदर जो है 85 पॉइंट्स का मुंह आया, एंड इसके अंदर जो है 255 का या 251 का जो है मुंह आया। 3 गुना ज्यादा। नाउ, जब तुम एक परफेक्ट जोन फाइंड कर लेते हो फॉर सेल या फॉर बाय, और तुम मान लो रैंडमली वहां पर कूद भी जाते हो रिस्क मैनेजमेंट के साथ, फिर भी एक प्रॉब्लम है। वो ये है कि ये कितना जाएगा। उसके आंसर्स जो हैं लिक्विडिटी के अंदर छुपे हुए हैं। इसीलिए मेरा हमेशा जो मेन फोकस रहता है वो पर्सन के या वो स्टूडेंट्स के जो है बायस को स्ट्रॉन्ग करना, जिस वजह से वो एक्यूरेट जोन निकाल पाए और डायरेक्शन कंफर्म कर पाए। साथ ही साथ ये पूरे साइकिल को समझना कि ये क्यों होता है, उसके लिए जो मेन पॉइंट होती है लिक्विडिटी, वो समझाना जरूरी होता है। नाउ, ये अगर इधर से इधर गया है तो उसका एक रीजन है, और ये इधर से इधर गया है तो उसका एक रीजन है। अब इसके अंदर तुम अगर ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर क्या ऐसा फर्क है कि ये इतना ही गया और ये इतना ही गया। इस जगह पर ये लिक्विडिटी, और इस जगह पर अपसाइड जाने के लिए ये मेन लिक्विडिटी। अब लोग बोलेंगे कि इधर के लिए छोटी लिक्विडिटी मार्क की तुमने, ये वाली क्यों नहीं मार्क की, और इधर वाले के लिए ऊपर वाली लिक्विडिटी तुमने मार्क की, ये वाली क्यों मार्क नहीं की। पॉइंट वैलिड है, सवाल भी सही है। देखो, बात बायस की है, बात डायरेक्शन की है, बात है कि हो क्या रहा है। तुम यहाँ चार्ट पर आए, तुमने देखा कि इधर ऑर्डर ब्लॉक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक इस जगह पर है। चलो मैं सेल कर देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक इस जगह पर है, चलो मैं बाय कर देता हूँ। ऐसा नहीं होता। अब मैं जैसे तुम्हें बताऊं, हम यहाँ पर हैं, ओके। अभी की प्राइस रेंज हम यहाँ पर हैं, क्या करें। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक सेलिंग का है जहां से लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, एक ऑर्डर ब्लॉक बाइंग का है। तो क्या यहाँ पर ये लिक्विडिटी मार्क करें या ये वाली लिक्विडिटी मार्क करें, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्राइस इसको टैप करेगा और रिजेक्शन देगा या फिर इसको तोड़ देगा। हम नहीं जानते। ओके। तो पहला मेन पॉइंट ये है कि जब तुम जोन फाइंड करो, अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम जब जोन फाइंड करने के लिए शुरुआत कर रहे हैं, तो जरूरी ये है कि प्राइस ने पास्ट में क्या किया है, अभी क्या कर रहा है, और आगे क्या करने वाला है। ये 3 पॉइंट को जो है एनालिसिस किया जाए, ये 3 पॉइंट को समझा जाए जब भी तुम चार्ट पर एनालिसिस करो, या जब तुम अपने लैपटॉप या पीसी को ऑन करो तब, या जब भी तुम्हारा एक नया न्यू ट्रेडिंग डे स्टार्ट हो। डे में, ठीक है, क्या हुआ है पास्ट में, क्या होने जा रहा है, और क्या होगा। या फिर पास्ट में क्या हुआ है, अभी क्या कर रहा है, और फ्यूचर में ये क्या करेगा। जब ये 3 पॉइंट के आंसर मिल जाएंगे तो तुम ये सारी की सारी चीजें जो है परफेक्ट कर पाओगे, एंड तुम्हारे जोन जो है एकदम क्लियर हो जाएंगे। अभी हम यहाँ पर देखें,
डेली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, और ये सारी चीजें करनी डेली टाइम फ्रेम पर। ओके, डेली टाइम फ्रेम पर अभी के सिचुएशन के हिसाब से मैंने देखूं तो मैं क्या देखूंगा, मैंने ये देखा यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब आप बोलोगे ये वाला ही क्यों, प्राइस पहले टैप कर चुका है इसलिए? नहीं, रियलिटी ये है कि वीकली टाइम फ्रेम, जब हायर टाइम फ्रेम से तुम स्टार्ट करो तो इस पूरे लेग के अंदर कोई भी रुकावट पॉइंट थी ही नहीं जो प्राइस को रोक सके। कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कोई एफईजी नहीं है जिससे प्राइस रुके, सिर्फ यही था। और इसके ये डेली सॉरी वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक एफईजी। और जब इसको मैं डेली में रिफाइन करूं तो डेली टाइम फ्रेम पर ये रिफाइन होके आता है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी। एंड मंथ टाइम पे भी मैं जाऊं तो मंथली टाइम फ्रेम पर ये पूरा जो एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक है रिफाइन होके डे में इतना छोटा बन जाता है और परफेक्ट जोन हमें मिल गया। नाउ, अब हमने ये देखा कि डेली टाइम फ्रेम पर प्राइस बहुत बुरा गिर रहा था। सडनली मंथली, वीकली और डेली पीओआई बन चुके हैं, मतलब अब प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, पास्ट पास्ट में क्या देखा हमने कि प्राइस बहुत बुरा गिर रहा था। प्राइस ने डायरेक्शन बदलने के लिए ये जोन का इस्तेमाल किया, और प्राइस अब डायरेक्शन बदल चुका है। यहां पर ये नहीं हुआ है कि प्राइस ने जस्ट पुल बैक लिया है और प्राइस इस सेलिंग को फिर आगे कंटिन्यू करेगा, नहीं। प्राइस ने डायरेक्शन ही बदल दिया, ट्रेंड जो है चेंज हो चुका है। और कहां तक चेंज हुआ है वो पता लगाना है। प्राइस अगर ड्रॉप हुआ है, ड्रॉप होने के बाद ट्रेंड चेंज हुआ है, तो हमने ट्रेंड चेंज पॉइंट पता लगा लिया। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट होता है वो ये कि ये कहां तक जाएगा। वीकली में भी सेम, डेली में भी सेम। नाउ, जब हमने ये पता लगाया कि प्राइस रिजेक्शन ले चुका है, प्राइस बी पॉइंट तक जाना चाहता है, तो इसके बीच में कुछ चीजें होती हैं। वो होती हैं लिक्विडिटी को हंट करना, और उसके अंदर जो मेन पॉइंट आते हैं वो है डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक, कंटिन्यूएशन, या मे भी बीच में एक और पुल बैक और कंटिन्यूएशन। इस टेम्पलेट्स को तुम्हें समझना होगा। प्राइस जो है अलग अलग तरीकों से भागते हैं, ठीक है। कई बार जो है प्राइस ने जोन को टैप किया, सीधा भाग गया। कई बार डिस्प्लेसमेंट दिया, पुल बैक लिया, फिर भागा। कई बार प्राइस जो है डिस्प्लेसमेंट देने के बाद लिक्विडिटी ग्रैब करता है एक्सटर्नल और फिर भागता है। बहुत अलग अलग तरीके के टेम्पलेट्स हैं, बहुत अलग अलग तरीके की चीजें हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर कैसा बना है। प्राइस ने नीचे रिजेक्शन लिया, पुल बैक देने ही नहीं आया, डायरेक्ट टारगेट डन कर दिया। क्यों? क्योंकि बी पॉइंट बहुत पास में था, और दूसरा लेफ्ट साइड में कोई भी 1 आवर या 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक नहीं था जो इस प्राइस को रोके और रिजेक्शन दे। इसलिए इसने डायरेक्ट टारगेट सिलेक्ट करना समझा। तो मैं तुम्हें यहाँ पर अगर टेम्पलेट समझाने बैठूं कि कैसे कैसे क्या होगा, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। बस मैं ये तुम्हें समझा सकता हूँ वो ये कि सारी की सारी चीजें तुम्हें पास्ट के स्ट्रक्चर से समझ में आएंगी। ओके, नाउ ये डेली टाइम फ्रेम के जोन को टैप हुआ है। अब ये रिजेक्शन ले चुका है, अब प्राइस ऊपर जा रहा है। अब ऊपर जाने के केस को हम 4 आवर में समझते हैं। प्राइस में मूव आया, पुल बैक आया। यहाँ पे क्या था पुल बैक के लिए कि ये पुल बैक आया? मैंने बताया ना कि स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है प्राइस क्या करेगा। और पास्ट स्ट्रक्चर में 4 आवर के अंदर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, और यही इसे स्ट्रांग नहीं बनाता। साथ ही साथ यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का भी वॉल्यूम इम्बैलेंस है।
तो दो वॉल्यूम इम्बेलेंस जो डेली और 4 आवर के वहां पर मिलते हैं, उसके बाद प्राइस नीचे जाता है। तो जब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था, हमने देखा वॉल्यूम बैलेंस है जो डेली और 4 आवर के लिए है, मतलब एक रिजेक्शन पॉइंट है और यहाँ से सेलिंग आने वाली है। बट जो दो सवाल आते थे कि सेलिंग कहाँ तक आएगी, बॉटम तक या फिर बीच के किसी पार्ट तक, इसका आंसर हमें मिला। कैसे? हमने पास्ट के स्ट्रक्चर को देखा। पास्ट के स्ट्रक्चर को हमने क्या देखा कि इसने यहां से रिजेक्शन ले चुका है, ये सेफ पॉइंट है, ये नहीं टूटेगा, और प्राइस ऊपर जाना चाहता है। तो फिर ये क्या करेगा? सीधी सी बात है, मिड के किसी पॉइंट को लेकर ऊपर की तरफ जाएगा। अब हमने जब पास्ट के इतने डेटा को एनालिसिस किया कि प्राइस में क्या हुआ है, अभी प्राइस क्या कर रहा है, और प्राइस कहां तक जाने वाला है, उसके बाद ये देखना होता है कि प्राइस कहां तक जा रहा है, जिसके अंदर आती है हमारी लिक्विडिटी। नाउ 4 आवर में कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी नहीं है, चलो 1 आवर पे चलते हैं। परफेक्ट। ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, जोन टैप और अपसाइड। एग्जैक्ट जोन मिल गया। नाउ जब हम ऊपर से सेल कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट आया, प्राइस पुल बैक लेके इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया, चलो हमने सेलिंग एंट्री ले ली। उसके बाद हमें ये देखना था कि प्राइस कहाँ तक जाएगा। ठीक है, हमने देखा कि प्राइस ये लिक्विडिटी को हंट करने जाएगा, जिसने यहाँ पर बाइंग की है। अब कौन बाय करते हैं? क्या नॉर्मल ट्रेडर्स बाय करते हैं रिटेलर्स में, या एसएमसी आईसीटी वाले लोग भी फंसते हैं? एसएमसी आईसीटी लोग भी जो है इसके अंदर फंसते हैं। कैसे? वो ये सोचते हैं कि 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी बहुत स्ट्रांग है, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। बायस मायने रखते हैं, फ्रैक्टल मायने रखता है। और अगर तुम इधर देखोगे तो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक और 1 आवर का ऊपर एफवीजी था, यहाँ से लोगों ने बाइंग करने की कोशिश की है, एंड उन सभी के स्टॉप लॉस कलेक्ट कर लिए। देखो, आपके पास बाइक होगी, आपके पास कार होंगे, ठीक है, वो किसी न किसी फ्यूल पर चलते हैं, पेट्रोल डीजल, ठीक है। और जब वो फ्यूल, उसमें से एक बूंद भी ना रहे, सब निकाल लिया जाए, तो वो चलेगा नहीं। प्राइस को अगर और ऊपर जाना है तो फ्यूल लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। तो अब आप बोलोगे नीलेश भाई, यहाँ पे प्राइस इतना भागा, इधर तक और भाग जाता तो क्या प्रॉब्लम होती? फ्यूल तो होना चाहिए। तुम अपने बाइक के अंदर या अपने कार के अंदर जो है, मान लो 100 किलोमीटर का फ्यूल भरवाते हो, और तुम चाहते हो कि 200 किलोमीटर तुम चले जाओ, या तुम बोलोगे कि चलो 200 किलोमीटर नहीं, मैं ज्यादा लालच नहीं रखता, 130 किलोमीटर तो चली जाए। 30 किलोमीटर वो फ्री में कैसे जाएगी? उसके पास स्ट्रेंथ ही नहीं बची है। प्राइस भागता ही रहेगा या प्राइस बस गिरता ही रहेगा, तो सारे के सारे या तो बायर्स या सारे के सारे या तो सेलर्स बन जाएंगे। इसके बीच में क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन के लोग होंगे ही नहीं, तो फिर तुम बेचोगे किसे? चलो, तुमने मान लो गोल्ड बाय कर लिया, ठीक है, और हर किसी ने बाय करके रखा हुआ है, कोई खरीदना ही नहीं चाहता जिसको तुम सेल कर सको, या कोई सेल करना ही नहीं चाहता, या कंटिन्यू सेलिंग हो रही है। तुम, हर पर्सन जो है सेल कर रहा है, खरीदने के लिए कोई है नहीं, तो फिर कैसे बिकेगा? तो सप्लाई और डिमांड बहुत जरूरी है। दूसरा, हर रिटेलर्स भी बाय कर रहे हैं और बिग प्लेयर्स भी बाय कर रहे हैं, तो लोगों के ऑर्डर्स फुलफिल नहीं होंगे। आज जब तुम MT5 में जाते हो, ट्रेड प्लेस करते हो, तुम्हारे ट्रेड में बिल्कुल भी डिले नहीं होता है, डायरेक्ट बाय या सेल लग जाता है। दूसरा, तुमने ये देखा होगा कि इंडियन मार्केट में कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जिनके ऊपर ज्यादा वॉल्यूम नहीं होते, जो पेनी शेयर्स होते हैं, और उनको तुम बाय करने के लिए जब ऑर्डर लगाते हो, तो 1 घंटे 1.5 घंटे बाद बाय लगता है, या फिर वो बाय ही नहीं कर पाते हो तुम। और कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जिसको हर कोई सेल करना चाहता, बाय नहीं करना चाहता, तो उसमें तुम बाय तो कर लेते हो, लेकिन जब सेलिंग के लिए जाते हो तो तुम सेल नहीं कर पाते। जिसने पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा उसको ये फीलिंग पता होगी।
तो ये प्रॉब्लम बनती है। तो बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स ही फिल नहीं होंगे तो कैसे बनेगा। तो उसके वजह से जो है प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशंस आती है। प्राइस जो है अप डाउन होता है, सडनली बड़ा कैंडल्स नीचे की तरफ, सडनली बड़ी कैंडल्स अप साइड की तरफ होती रहती है, जिसके वजह से जो है लोगों के स्टॉप लॉस हंट होते रहें, और ना चाहते हुए वो बेचना नहीं चाहते हैं, उसके बावजूद भी एसएल कट होकर वो मजबूरी में बेचे, नहीं तो उनका फंड पूरा जीरो हो जाएगा। तुम मान लो यहाँ पर जिद्दी बन के बैठ जाओ कि मैं तो यहाँ से बाई करूंगा, जिससे जो बन सकता है बने। अब तुम्हारा प्राइस ड्रॉ डाउन में चलने लगेगा। अब तुम्हारे पास इक्विटी यहीं तक बची है, नहीं तो फिर जीरो हो जाएगी, क्या करो, बेचोगे, खत्म, कलेक्ट हो गया। तो यहाँ पर काफी सारे बायर्स बैठे हुए थे जिनके स्टॉप लॉस थे। प्राइस डाउन हुआ, लिक्विडिटी हंट हुई, प्राइस ऊपर गया। अब कुछ समझदार होते हैं जो ये देखते हैं कि ओ यहाँ पर लोगों की स्टॉप लॉस हंट हुई है, चलो अब मैं यहाँ से बाय करूंगा। उनको भी निकालने के लिए सडनली ड्रॉप दिया जाता है। अब तुम यहाँ पर देख रहे हो कि तीन कैंडल ही तो गिरी है भाई। तुम अगर मान लो यहाँ से एक लॉट लेके बैठे हुए हो और तुम्हारी प्राइस के अंदर प्रॉफिट $10,000 है, और प्राइस के अंदर पुल बैक आया और $10,000 से प्रॉफिट डायरेक्ट $1,500 पे आ गया, तो तुम हड़बड़ाहट में बेचोगे ही क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर इमोशंस है, तुम्हारे अंदर फीलिंग है जो ये नहीं चाहती कि तुम्हारा प्रॉफिट कहीं जाए। चाहे वो टेम्पररी ही गया है, बट तुम्हारा माइंड उस टाइम पर ये फील नहीं कर पाता, ये महसूस नहीं कर पाता कि ये बस टेम्पररी गया हुआ है, उसके बाद सारा कुछ आ जाएगा और उससे ज्यादा मिलेगा। नहीं, बट जो टेम्पररी जाता है उसके अंदर सेलिंग होती है, कट हो जाते हैं। एंड दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो यहाँ से सेल कर रहे होते हैं, वहां पर भी ऑर्डर्स कलेक्ट होते हैं, और इस तरीके से जो है प्राइस जाती रहती है। तो जब तुम ये देखो कि पास्ट में क्या हुआ है, अभी क्या कर रहा है, और तुम ये देखो कि ओ ये यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ है और प्राइस यहाँ पे जाना चाहता है, तो तुम ये सोच सकते हो मे बी कि यहाँ पर पुलबैक यहीं तक आएगा। बट कई बार तुम ऐसी जगहों पर फंस जाओगे जहां पर तुम ये गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि ये नहीं टूटेगा। वहां पर तुम्हें यह समझना होगा कि लिक्विडिटी किस तरफ है, और वो भी पास्ट के डेटा को देख के ही तुम समझ पाओगे। लिक्विडिटी हंट हुई, प्राइस अप गया, पुल बैक, अप, अप जाने के बाद 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, प्राइस ड्रॉप। अब ये ड्रॉप क्यों हुआ? यहाँ पर जितने भी बायर्स थे, कट, एंड फिर अगेन अप। इस दरमियान अगर तुम देखोगे तो जब सेलिंग में प्राइस नीचे आया तो ये लिक्विडिटी ली, बाइंग के लिए जब प्राइस ऊपर गया तो ये लिक्विडिटी ली, एंड यहां से अगेन सेलिंग आई तो प्राइस ने ये लिक्विडिटी ली। एक भी ऐसा मूव नहीं है जो बिना लिक्विडिटी के लेके गया हो। इसको बोलते रिफ्यूलिंग। और इसके वजह से जो है तुम एक्यूरेट जोन पता कर पाओगे, तुम लॉजिक समझ पाओगे कि कहाँ तक, कितना, कब, कैसे और क्यों। और ये अगर सारी चीजें नहीं दिख रही हैं, बस तुम रैंडमली जस्ट ऑर्डर ब्लॉक एफएजी देख रहे हो, तो तुम्हारे पास ऐसे बहुत से ऑर्डर ब्लॉक्स बनेंगे जो टूटेंगे। ऑर्डर ब्लॉक वन टूट गया, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक टू टूट गया, हर जगह जो है तुम फंसते जाओगे। ऑर्डर ब्लॉक थ्री टूट गया। अब ये क्यों टूटा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है, तुम स्ट्रॉन्ग पावर के बीच में आओगे तो वो एक झटके में टूट जाएगी। अगर यहाँ से गन फायर हुआ है, बीच में कोई हल्का सा भी वीक पॉइंट आता है, वो आर पार हो जाएगी गोली। इसको स्लो होने दो, उसका एक पॉइंट आता है। और वो पॉइंट कौन सा था? डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर के टाइम फ्रेम पर वॉल्यूम बैलेंस। ठीक है, तो ये याद रखना कि
तुम्हारे तरफ बहुत से ट्रेडर्स थे जो पास्ट में थे, अब नहीं हैं, पास्ट में थे जो अब हैं भी, लेकिन बहुत रेयरली बच चुके हैं। तो पास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा ग्रेवयार्ड है, पूरा कब्रिस्तान है, जिसके अंदर लोगों ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, लोगों ने बहुत सारे ट्रेड प्लेस किए, लॉस लिए, प्रॉफिट लिए, अकाउंट्स फ्लिप भी किया, एंड उसके बाद खत्म। एंड उन स्ट्रक्चर को तुम रीड कर सकते हो, एंड फिर आने वाले टाइम को जो है तुम बना सकते हो कि तुम्हें क्या करना है। अब ये लिक्विडिटी के अंदर मैंने सारी की सारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार्क की है, ठीक है। इंटरनल्स होती है लोअर टाइम फ्रेम्स के अंदर, क्योंकि हर कोई बंदा जो है 1 आवर या 4 आवर में ट्रेड नहीं करेगा, या हफ्ते 2 हफ्ते में जो है एक या दो ट्रेड प्लेस नहीं करेगा। किसी को कीड़ा होता है बहुत ज्यादा ट्रेड करने का, ठीक है। मान लो 1 आवर, सॉरी 4 आवर या डेली टाइम फ्रेम के इस पॉइंट से प्राइस रिजेक्ट हुआ और प्राइस नीचे की तरफ गया। अब इस जगह पर 15 मिनट में कोई बंदा देख रहा है तो उसे क्या ही समझ में आएगा। ठीक है। सेम इस जगह पर देखो, लिक्विडिटीज, लिक्विडिटीज, प्राइस के अंदर पुल बैक, लिक्विडिटीज, अपसाइड। प्राइस जस्ट लिक्विडिटी कलेक्ट करता है। कोई भी ट्रेडर्स ऐसा नहीं है जो स्टॉप लॉस रैंडमली लगाता है या कहीं पर भी लगा देता है। मेनली जितने भी बड़े ट्रेडर्स होते हैं जिनके पास बड़ा फंड होता है या जो रिटेलर्स होते हैं, हर बार वो अपना स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे लगाते हैं। हर कोई एसएमसीआईसीटी ट्रेडर नहीं होता। ऑर्डर ब्लॉक पे भी अगर लगाओगे तो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ही लगाओगे, और ऑर्डर ब्लॉक ऑब्वियसली स्विंग लो या स्विंग हाई पे बनता है। प्राइस को अगर ऊपर जाना है, एंड ऊपर जाते टाइम बिग प्लेयर्स भी बाय करें और आप लोग भी बाय करो, तो फिर खोएगा कौन? गवर्नमेंट अपने तरफ से जो है बैलेंस को टॉप अप थोड़ी करती रहेगी, इतना बड़ा लॉस थोड़ी उठाएगी। सीधी सी बात है, रिटेलर्स को निकालना पड़ेगा। और जब आप ये ड्रीम देखते हो कि प्राइस ऊपर के इस पॉइंट तक जाना चाहता है, ठीक है, 4 आवर के अंदर या डे के अंदर, तो इस ड्रीम के साथ आप ये देखते हो कि बिग प्लेयर्स यहाँ तक जाना चाहते हैं, हम भी यहाँ से बाय करके उस तरफ जाएं, स्टॉप लॉस फंड निकाल दिए जाओगे। अभी हाल ही में शायद एक सिंगल कैंडल जो है 1 मिनट की 50-60 पॉइंट की बनी थी, अगर मैं तुम्हें बता पाऊँ तो, ठीक है। 2 या 3 दिन ही हुए हैं उसे। शायद ये 2 मिनट के अंदर ये 23 पॉइंट, ये नहीं है, इससे बड़ा बना था। आई थिंक ये है 50 पॉइंट के आसपास। ओके, फिर कभी दिखेगा तो बताऊंगा। बट सडनली सिंगल कैंडल जो है 60-70 पॉइंट की गिरती है, एंड फिर जो है जितने भी जो 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, 16 पॉइंट के अगर एसएल रखते भी होंगे, 20 पॉइंट के एसएल रखते होंगे, पूरे खत्म। मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड रहता है, ठीक है, मैं फैमिली से अलग रहता हूँ, पिछले 3-4 महीने हो चुके हैं। तो जब ये कैंडल बनी वो मेरे पास आया, एंड हम जस्ट टेरेस पे बैठे हुए थे, उसने बोला कि ये सारी चीजें हुई, तो मैंने यही बोला कि सब खत्म, सब लोग खत्म हो गए। तो उसने बोला कि भाई तू सोच, ज्यादा से ज्यादा किसी ने क्या एसएल रखा होगा? 5 पॉइंट का, 15 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, चल 30 पॉइंट का रख लिया। डायरेक्ट 50 पॉइंट के ऊपर की वो कैंडल थी, एंड सारे इक्विटी खत्म। एंड तुम मानोगे नहीं, उसके 15 या 20 मिनट के बाद मार्केट अपसाइड में चला गया, वो सेलिंग की कैंडल थी। तो ऐसी चीजें होती हैं। अब तुम अगर उसको ध्यान से देखो, तो 50-60 पॉइंट की कैंडल
शायद 1 आवर के लिए जस्ट एक पुल बैक हो सकता है, क्योंकि वो रिकवर हो चुका था फिर बाद में। अब दो तरीके के ट्रेडर्स थे, जिन्होंने 1 आवर के नीचे के पीओआई से बाय किया होगा, मान लो यहाँ कहीं से, वो बच गए। जिन्होंने बीच में एंट्री ली वो खत्म हो गए। अब उन्हें क्या लगा, यार ये तो कैसा मार्केट है, सडनली इस तरीके के एसएल हंट करते हैं। बट रियलिटी ये है कि उस बंदे ने गलत जगह पे ट्रेड लिया। ओके, नाउ सेम चीज, अब हम डेली टाइम फ्रेम पर हैं। हमारे लिए मायने ये रखता है कि हम सबसे पहले एक्यूरेट जोन फाइंड करें। और एक्यूरेट जोन फाइंड करने से पहले जो है, हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइस ने पास्ट में क्या किया हुआ है, प्राइस अभी क्या कर रहा है, और प्राइस आगे क्या करने वाला है। इसके लिए तुम्हें जो है डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम पर जाकर जो है एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना पड़ेगा। उस ऑर्डर ब्लॉक को जो है ड्रॉ करने के बाद जो है तुम्हें देखना पड़ेगा रिजेक्शन आया। रिजेक्शन आने के बाद तुम्हें यह फाइंड करना पड़ेगा कि पुल बैक कहाँ से आया। और पुल बैक जब पता होगा कि आ रहा है, मतलब पुल बैक स्मॉल ही होगा, तो पुल बैक कहाँ पर खत्म होगा, और साथ ही साथ कंटिन्यूएशन कहाँ से आएगा। इसके वजह से जो है तुम एक्चुअल पूरा मुंह पकड़ पाओगे। एंड एंट्री लेने के लिए तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, 5 मिनट में एक एफवीजी बनी तो इमीडिएटली कूद जाओ, या फिर एमएसएस वगैरह ये सारी चीजें देखनी हो तो मे भी तुम्हारे बहुत केसेस में जो है ट्रेड मिस हो सकते हैं। बट तुम वो फॉलो करना चाहो तो वो भी तुम कर सकते हो। बट इस दरमियान जो है तुम्हारे पास सारे लिक्विडिटी साइकिल पता होनी चाहिए कि कहाँ पर क्या लोग हंट हो रहे हैं, और तुम जस्ट बैठे बैठे देख रहे हो तुम्हारे जोन पे आते हुए। और उससे जो है तुम कंफर्म हो पाओगे। देखो कई बार क्या होता है, 1 आवर पे तुमने ये मान लो कि सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक निकाला और यहाँ से सेलिंग भी आ गई। बट कई बार प्राइस बहुत बुरा गिर जाता है और तुम उसका समझ भी नहीं पाते कि ये क्या हुआ, और तुम इस जगह से जो है बाय करने के बारे में सोचते हो। बट सडनली वो कैंडल तोड़ देती है। उसका एक ही कंफर्मेशन है, वो ये है कि प्राइस के नीचे लिक्विडिटी है, और वो लिक्विडिटी को कैसे हंट कर रहा है। साथ ही साथ इस जोन के आने पर, इस जोन पे वो वीक हो रहा है वो सेलिंग, और इस जोन पे वीक होने के बाद क्या प्राइस स्पेंड कर रहा है अपना टाइम। अगर ये सारी कंडीशन मैच हो रही है, तो उसका मतलब ये है कि प्राइस अब यहाँ से अपसाइड में जाएगा। तुम अगर यहाँ पर देखोगे, प्राइस स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी पहली कैंडल में, दूसरी कैंडल में सेलिंग वीक हो गई, तीसरी कैंडल में बाइंग आई, फिर दो छोटी छोटी सेलिंग आई जिसको वो एक बाइंग कैंडल ने कवर अप कर लिया। मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया कि सेलर्स अब हार रहे हैं, अब बाइंग आ रही है। सेम इस जगह के जोन में भी देखोगे, दो कैंडल बड़ी सेलिंग की थी, सेलिंग वीक हुई, बाइंग कैंडल आई, सेलिंग आई, इन दोनों कैंडल को जो है एक सिंगल कैंडल ने कवर कर लिया, प्राइस नीचे, वॉल्यूम बैलेंस टैप अपसाइड। सेम इस जगह पर बहुत स्ट्रांग बाइंग आ रही थी, धीरे धीरे सेलिंग पुल बैक करने की कोशिश की, वीक हो गया, सिंगल कैंडल ने इन सारी कैंडल्स को कवर कर लिया, और फिर प्राइस गिर गया। तुम हर पॉइंट पे ये एक चीज नोटिस कर सकते हो कि जो डायरेक्शन में हम ट्रेड लेना चाहते हैं यहाँ से बाइंग के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसी कैंडल आती है जो पिछले 3-4 कैंडल को कवर कर लेती है। मतलब पिछले 3-4 कैंडल सेलिंग की या बाइंग की, अगर यहाँ से प्राइस बाइंग के लिए जाना चाहता है और हमने प्लान किया है बाइंग के लिए, तो सेलिंग की जो 2-3 कैंडल स्मॉल बनी है, जिसके अंदर सेलर प्रेशर कर रहे हैं प्राइस को नीचे ले जाने का, उसको तोड़ने के लिए एक सिंगल कैंडल बनती है। 2-3 कैंडल नहीं, एक सिंगल कैंडल इन दोनों को कवर करती है और इन्हें बताती है कि मैं स्ट्रांग हूं। सेम जब यहां से प्राइस सेलिंग के लिए जाना चाहता था, हम सेलिंग के साइड थे और बाइंग आ रही थी, तो स्ट्रांग 2-3 कैंडल बाइंग की बनी, 1 2 3, लेकिन एक सेलिंग की सिंगल कैंडल ने बता दिया कि मैं सेलिंग के लिए जो है रेडी हूं, तुम्हारा पावर मेरे सामने कम है। सेम इस जगह पर अगर तुम देखोगे, तो सेलिंग की एक छोटी कैंडल, दूसरी छोटी कैंडल, और इन दोनों सेलिंग कैंडल को प्राइस ने नकार दिया और बता दिया कि मैं पावरफुल हूं। एंड उसके बाद ये, और ये हर बार हर जगह जहां पर तुम जोन डिसाइड करते हो होता है। बट ये सारी चीजें तुम्हें रीड करते आनी चाहिए, और अगर तुम रीड नहीं कर पा रहे हो तो कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो जोन जब तुम फाइनली मार्क करो, तो जोन मार्क करने के लिए पास्ट देखो क्या होगा, कहाँ से होगा, उसके लिए जो है तुम जोन डिसाइड करो। और जोन डिसाइड के बाद जो है तुम इंटरनल सारी लिक्विडिटीज मार्क करो,
एंड इंटरनल लिक्विडिटीज मार्क करने के बाद जो है तुम इसके अंदर देखो कि मैंने जो डिसाइड किया था कि यहाँ से बाइंग आएगी, उसके लिए एक ऐसी कैंडल आ रही है जो मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब सेलिंग को जो है बोल रही है, चैलेंज दे रही है कि तुम मेरे सामने कमजोर हो। सेम तुम जब यहाँ से सेलिंग के बारे में सोचो और जब बाइंग की कैंडल्स बने तो उनको वो कैंडल तुम्हारे डायरेक्शन वाली कैंडल चैलेंज दे पा रही है कि नहीं तुम अभी कमजोर हो, अब मेरी बारी है। और जब तुम ये सारी चीजें रीड करोगे तो तुम्हें क्लियर होगा कि प्राइस ऊपर जाके ये वाली लिक्विडिटी लेगा, ये वाली लेगा, क्या यहीं से गिर जाएगा या इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर से गिरेगा, ये पता चलेगा ओवरऑल प्राइस में हो क्या रहा है। एंड जब प्राइस में हो क्या रहा है, कहाँ से रिजेक्शन मिला है, तो अपने आप तुम्हें पुल बैक जोन, कंटिन्यूएशन जोन मिल जाएंगे, जिसके ऊपर तुम कॉन्फिडेंस तब होगे जब तुम ये सारी डेटा को रीडिंग कर पाओगे कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, इस तरीके से। और ऑनेस्टली बोलो तो 1 आवर 4 आवर पे ट्रेडिंग ऐसे ही इजी होती। और रही बात डेटा की बड़ा बनने की ट्रेडर में, ठीक है कि तुम बहुत बेहतर ट्रेडर बन चुके हो, तुम्हारे पास जो है बहुत लग्जरी चीज है, तो मैं ऑनेस्टली बोलूँ ये सारी चीजें एक दिन में नहीं होती। मेरे पास ऐसे बहुत से ट्रेडर्स आते, इवन मैं खुद एक ट्रेडर हूँ तो मैं ट्रेडर की फीलिंग समझ सकता हूँ। एंड मैं तुम्हारी जगह पर भी जो है रह चुका हूँ। हर पर्सन ये चाहता है कि मेरा $100 का कैपिटल है, मैं इसको $1000 कर दूँ, $10,000 कर दूँ, $1,00,000 कर दूँ, फ्लिप कर दूँ। तुम ऐसे 4 आवर 1 आवर के सारे ट्रेड 1 ईयर पकड़ लो, ठीक है। उसमें हो सकता है तुम्हारे बहुत से ट्रेड गलत जाए, चलो मैं तुम्हारी 70% एक्यूरेसी गिनता हूँ या 60% एक्यूरेसी गिनता हूँ, 4 आवर के अंदर तुम ट्रेड कर लो। एंड मैं तुम्हें बताता हूँ 1 ईयर के बाद जो है तुम सारे ट्रेड चैलेंज ले लो कि आज अप्रैल महीना स्टार्ट होने वाला है, अप्रैल टू अप्रैल में करता हूँ। तुम एक बेहतर ट्रेडर हो गए, तुम्हारी लाइफस्टाइल पूरी बदल गई होगी, तुम्हारे ब्लड लाइन के अंदर तुम सबसे पावरफुल हो गए अमाउंट अमाउंट में। क्यों? क्योंकि नो डाउट तुम अभी $100 $500 या $1,000 से कर रहे हो, बट कंसिस्टेंसी जब बनाए रखोगे सिर्फ 1 आवर और 4 आवर के अंदर ट्रेड लेते हुए, तो मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास उस दरमियान कई लाखों में या कई करोड़ों के अंदर जो है फंड होगा। बट इसके लिए पेशेंस रखना, डिसिप्लिन रखना जरूरी है। जहां पर जो है तुम हफ्ते के अंदर शायद 2 ट्रेड लो, महीने के अंदर जो है 6 या 7 ट्रेड लो, लेकिन मैं इसके अंदर ईमानदारी से बोलता हूँ वो ये कि तुम्हारे पास सुकून होगा, तुम ट्रेडिंग को इतना सीरियसली नहीं लोगे, और तुम्हें लॉन्ग टर्म में अमाउंट बनता हुआ भी दिखेगा, तुम फैमिली को भी टाइम दे पाओगे, और तुम्हारे पास फाइनेंशियल चीजों को लेकर कोई इशू नहीं होगा, ना तुम्हें जॉब करनी पड़ेगी। तुम जो चाहो वो करना, तुम्हें ट्रिप करना है तुम ट्रिप कर सकते हो, तुम्हें फैमिली को टाइम देना है फैमिली को टाइम दे सकते हो, तुम्हें खेलने जाना है तुम खेल सकते हो, दोस्तों को टाइम देना, जो करना है तुम कर सकते हो। हाँ, बट तुम ये सोचो एक महीने के बाद जो है मैं एक मर्सिडीज कार ले लूँ, या मैं ये कार ले लूँ, या मैं वो कार ले लूँ, या यहाँ पर जो है मैं 10-15 लाख रुपए उड़ा दूँ, तो नहीं। तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, मुझे कम से कम 7 से 8 साल हो चुके हैं। तुम टाइम तो दो, ठीक है। और अगर तुम टाइम नहीं दोगे तो फिर कोई मीनिंग नहीं बनता। नाउ इन चीजों के रिलेटेड तुम्हारे क्या क्वेश्चंस हैं मुझे वो बता दो, तो मैं उसके हिसाब से जो है तुम्हें सॉल्व कर पाऊँ, एंड फिर जो है हम इसको स्टार्ट करें। तुम्हारे जितने भी डाउट्स हैं वो सब बता दो। माफ करना, मैं बीच में कुछ सेकंड्स के लिए जो है माइक बंद करता हूँ, बिकॉज हेल्थ खराब है, खांसी आती है तो, और नॉइस ना हो इसके लिए। टारगेट कैसे डिसाइड करें? कभी कभी सेशन का लास्ट पीओआई से मार्केट रिवर्स कर जाता है, कभी कभी लिक्विडिटी लेने आता है, ये कैसे कंफर्म करें कि कब पीओआई लेगा कब लिक्विडिटी लेगा? देखो, अगर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बना है जिसके अंदर एक लास्ट पीओआई है, उस दरमियान प्राइस पीओआई ही लेगा एनी हाउ।
वो नो डाउट ये हल्का सा एफवीजी से गया हुआ। अब यहाँ पर भी लोगों के डाउट्स ये हो सकते हैं कि एफवीजी था, मैं तो ऑर्डर ब्लॉक का इंतजार कर रहा था। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं, मैं ऑलरेडी लेक्चर नंबर 7 यूट्यूब पे समझा चुका हूँ कि यूनिकॉर्न पैटर्न मतलब एफवीजी के पीछे अगर एक विक है, तो वो विक वाला पार्ट जो है ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि वो डबल पीडी अरेज है, मतलब दो दो पीओआई एक साथ हैं और वो प्राइस को ऑपोजिट डायरेक्शन में धकेल देंगे। दूसरा, अगर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी नहीं है, तो प्राइस इनकी लिक्विडिटी ग्रैब करके जाएगा। तो दुर्गेश, अगर तुम्हें ये जानना है कि प्राइस लिक्विडिटी लेगा या प्राइस ऑर्डर ब्लॉक, इसके लिए तुम्हें देखना होगा कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है, साथ ही साथ लिक्विडिटी है तो किस कैसी लिक्विडिटी है। दूसरा, तुम्हें फॉरेक्स फैक्ट्री में जाकर ये देखना होगा कि ओवरऑल बायस अगर ऊपर के हैं और ऑर्डर न्यूज आने वाली है और ये ऑर्डर ब्लॉक बहुत दूर है, तो उसके केस में जो है लिक्विडिटी लेके प्राइस चला जाएगा। बट न्यूज उसके सपोर्ट में होनी चाहिए। अगर न्यूज सपोर्ट में नहीं है, देन फिर वो ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा। बट मेन जो केस है जिसमें लिक्विडिटी हंट होती है, वहां पर ये पाया जाता है कि वहां पर कोई पीओआई नहीं होता। जिस केस में पीओआई नहीं है, उस केस में लिक्विडिटी हंट होती है या लिक्विडिटी स्वीप होती है। हाउ टू पास फंडेड अकाउंट, तुम कोई भी एक प्रॉपर अकाउंट बाय करो, ठीक है। 1 महीने का टाइम लो, 3 महीने का टाइम लो, 1 आवर 4 आवर के पीओआई के अंदर पास के डेटा रीड करो कि डेली टाइम फ्रेम पर कहाँ से रिजेक्शन मिल चुका है, कहाँ तक जाएगा, और उसके बीच वाले पॉइंट ऐसे ढूंढो जहां से पुल बैक आए और कंटिन्यूशन आए। 2 ट्रेड या 3 ट्रेड लोगे 1:2 के हिसाब से या 1:4 के हिसाब से, तो भी तुम्हारा प्रॉपर अकाउंट पास हो जाएगा। इसके लिए कोई बड़ी तीर मारने जैसे वो नहीं है कि आओ बच्चों मैं तुम्हें रोड मैप सिखाता हूँ, या आओ मैं तुम्हें ऐसा कुछ सिखाता हूँ, या 15 मिनट की एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी सिखाता हूँ, कोई मतलब नहीं है इमरान। तुम्हें यह ध्यान देना होगा कि तुम बस एक परफेक्ट जोन निकाल पाओ और तुम अपने डायरेक्शन को लेकर श्योर रहो, और बस बाद में सिर्फ ये लगाने की देरी है। और तुम अपने स्टॉप लॉस को मान लो इस जगह पर, और टीपी को जो है मान लो इस जगह पर, ठीक है। 1:7, तुम 1% भी प्रॉफिट में ट्रेड लोगे, 7% प्रॉफिट में आ गए। बट मैं तुम्हें रियलिस्टिक टारगेट बताऊं, अगर तुम 3% भी आते हो, तो 3% ड्रॉडाउन, 3% प्रॉफिट में आ गए। उसके बाद जो है तुम नेक्स्ट ट्रेड जो है, अगर तुम 3% प्रॉफिट में आ जाते हो, तो नेक्स्ट ट्रेड जो है 1.5 या 2% रिस्क के साथ लो। एंड उसके बाद तुम्हारा 2 ट्रेड में जो है काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2% का तुमने रिस्क लिया। तो उसके अगेंस्ट में जो है अगर तुम 1:3 भी पकड़ते हो, तो 6% कैपिटल प्रॉफिट में आ जाएगा। लो तुम अकाउंट पास, तुम आधे ट्रेड में ही पास हो गए। और इस टाइम पीरियड के अंदर टाइम कितना लगा? 2 दिन। 2 दिन में तुम्हारा प्रॉफम अकाउंट पास, ट्रेड दो ही। ना कि तुम इधर भी ट्रेड कर लो, इधर भी ट्रेड कर लो, 15 मिनट में, 5 मिनट में, 1 मिनट में नहीं। तुम्हें बस सही टाइम का इंतजार करना है। पता है, मैं जब पिछले 1 या 1.5 साल हो चुके हैं मुझे प्रॉफम्स वगैरह ट्रेड किए हुए, मैं एक एक दिन के अंदर फेस 1 फेस 2 कैसे पास कर लेता था। क्यों? क्योंकि मैं ये जोन में आने के लिए रेडी होता था, उसी दरमियान वेबसाइट पे जाता था, कार्ड स्वाइप करता था और अकाउंट बाय करता था, पहले से अकाउंट नहीं रखता था। मैं जोन में आने का इंतजार करता था, एंड उसके बाद अपना दाव चल देता था। एंड फिर सारा खेल कितने परसेंट रिस्क पे लगाना और कितना परसेंट टारगेट पे लगाना, बस इतना है। फ्रैक्टल से बायस तो समझ आ जाता है, पर बिटकॉइन और जीबीपी में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि इसमें मुझे WMD वीक, मंथ, डे, 3 मिनट, 3 मंथ एंड 12 मंथ तक जाना पड़ रहा है। क्या ये सही है? और सर गोल्ड के अलावा अनदर पेयर में भी एग्जांपल दीजिए। देखो आनंद, मैं गोल्ड में ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ, एंड मैं दूसरे चार्ट्स में लाइफ में मैंने कभी ट्रेड नहीं किया। मैं 1 या 1.5 साल पहले US 30, US 100 ये सब में ट्रेड करता था। बिटकॉइन में भी जो है 1 1.5 साल पहले ट्रेड करता था, और उसमें भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने ज़्यादातर टाइम अगर स्पेंड किया भी है इनके अंदर, तो 1.5 2 महीने, ठीक है। फिर भी अगर मैं बिटकॉइन के अंदर बताऊं, तो बिटकॉइन के अंदर जो है तुम डेली पे मान लो, ये देखो ऑर्डर ब्लॉक है, टूट गया है। क्यों? क्योंकि ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है, सारे एक ही कलर्स के कैंडल्स हैं। दूसरा, वीकली टाइम फ्रेम पर जाओगे तो ये बस लिक्विडिटी है, यहाँ पर कोई पीओआई नहीं है। तो ओवरऑल जब तुम वीकली पर जाओ, तो या डेली पर जाओ, खास करके बिटकॉइन के अंदर जो सबसे ज्यादा वर्क करता है, वो है तुम्हारी लिक्विडिटी, ना कि ऑर्डर ब्लॉक्स या ये सारी चीजें। मैं अगर 4 आवर में भी तुम्हें समझाऊं, प्राइस ऊपर गया, लिक्विडिटी कलेक्ट,
एंड डाउन, ठीक है। प्राइस ऊपर गया तो प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक नहीं लिया या एफईजी नहीं लिया, प्राइस ने लिया लिक्विडिटी डाउन, ठीक है। प्राइस यहां से बॉटम पर आने के बाद ऊपर गया तो प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक नहीं लिया, प्राइस ने लिया लिक्विडिटी अप, ठीक है। प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इस जगह पर जो ऑर्डर ब्लॉक था प्राइस ने उसको नहीं लिया, प्राइस ने बस लिक्विडिटी ली डाउन। तो जब जब लिक्विडिटी हायर टाइम फ्रेम की स्विप हो या ऊपर बॉडी क्लोज करने के बाद नेक्स्ट कैंडल स्ट्रांगली नीचे आ जाए, तुम ट्रेड प्लान कर सकते हो विक के ऊपर एसएल डाल के टीपी रख के, या फिर इधर स्विप हुआ विक के नीचे, ये बॉडी के नीचे स्टॉप लॉस डाल के टीपी रख के। और हमेशा जो है तुम्हारा टारगेट इंटरनल पीओआई या लिक्विडिटी होना चाहिए, एंड तुम बिटकॉइन के अंदर जो है आराम से जीत जाओगे। बिटकॉइन के लिए तुम्हें ऑनेस्टली बस यही चाहिए होगा। अंकित तुम्हें कॉल आ जाएगा दोस्त, ठीक है। ब्लैक गोल्ड इंडिकेटर, इंडिकेटर के बाद थोड़ा टाइम दो, ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन है, हाँ रजर रावत बताओ। लिक्विडिटी कब तक लेगा, कितने स्विंग की लेगा? देखो आदित्य, ऐसा नहीं है स्विंग की लेगा मतलब मैं अगर तुम्हें डेली गोल्ड में ले जाऊं और मैंने यहाँ पर देखा कि 1 आवर पर जो है आ, ये पीओआई है जिसको टैप करके प्राइस अपसाइड जाना चाहता है, तो तुम्हारा कहना है कि कितने स्विंग की लेगा? एक ये स्विंग है, दूसरा ये स्विंग है, और तीसरा ये स्विंग है, ठीक है। देखो स्विंग ऐसा नहीं है कि फिक्स नंबर्स होते हैं, 2 स्विंग 3 स्विंग, ऐसा नहीं है। मायने ये रखता है कि इन स्विंग के ऊपर कौन सा पीओआई है जो इसको रिजेक्शन देगा। 1 आवर का ये पीओआई, ओके, इसके नीचे 3 स्विंग है, तीनों स्विंग की लिक्विडिटी लेगा। और अगर ये पीओआई इधर होता तो ओनली एक ही स्विंग की लेता। डिपेंड करता है कि प्राइस कहां तक जाना चाहता है। गुड इवनिंग सर, जैसा कि आप बताते हैं डेली ओबी से मूव आने का बाद वो लास्ट ओबी को टैप करता है, लेकिन मैं ऐसे 4 सेटअप मिस कर दिया हूँ जिसमें मैं लास्ट ओबी का वेट कर रहा था। देखो यहाँ से एक मूव आया, लास्ट ओबी इस जगह पर है, और इसके इस एफवीजी को टैप करके चला गया क्योंकि मैंने यूनिकॉर्न सेटअप बताया। नाउ तुम अगर मुझे ये बोल रहे हो कि लास्ट सेटअप, तो मायने ये रखता है कि लास्ट सेटअप जो है तुम्हारा 1 आवर या 4 आवर का हो, ठीक है। अगर तुम 1 आवर या 4 आवर के लास्ट पीओआई अगर मार्क कर रहे हो तो तुम्हारे से वो मिस नहीं होगा, या वो ट्रेड जो है तुम सही तरीके से प्लेस कर पाओगे एंड सही तरीके से तुम्हारा टारगेट डन होगा। सर स्ट्रक्चर मैपिंग जरूरी है, बॉस चौक आईडीएम नहीं, आईटीएल आईटीएच जरूरी है, जिसे तुम बायस के साथ मार्किंग करो। मतलब तुमने यहाँ पे 1 आवर का जोन मार्क किया और यहाँ से मुंह आया है, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट टर्म लो के साथ स्टार्टिंग करो, एंड कहाँ तक ये जाएगा इंटरमीडिएट टर्म हाई हंट करना, दैट्स इट, तुम्हारा टारगेट डन। फिर यहाँ से सेलिंग आ रही है 4 आवर या 1 आवर से, तो इंटरमीडिएट टर्म हाई यहाँ से, नेक्स्ट इंटरमीडिएट टर्म लो ढूंढो, ये रहा इंटरमीडिएट टर्म लो, लेफ्ट स्विंग राइट स्विंग, तो ये सीधी सी बात है टारगेट। गोल्ड का जो नेक्स्ट मूव है, मेरा मानना है प्राइस जो है कम से कम 4661 तक जाए 4 आवर के इस ऑर्डर ब्लॉक तक, और ओवरऑल जो है 4800 के आसपास जो है प्राइस जाए। एंड तुम मुझे अगर ये बोल रहे होगे कि ओ तुमने यहाँ पे सिखा दिया, ऐसा नहीं है। कल अर्ली मॉर्निंग मैंने ये वीडियो बनाया था कि प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाएगा, एंड ये वीडियो बनाने के बाद जो है, जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैं इस जगह पर था, ठीक है, और फिर प्राइस ऊपर गया हुआ है। एंट्री कौन से टाइम फ्रेम पर होनी चाहिए? 15 मिनट या 5 मिनट, उससे नीचे नहीं। ट्राई करो कि 15 मिनट में तुम्हें एंट्री मिल पाए स्टॉप लॉस जोन के नीचे। स्टॉप लॉस तुम ये सोचो कि मैंने 1 आवर पे जो है इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है।
और मैं यहाँ से जो है ट्रेड लेने के बाद इधर ही एसएल डाल दूं या इसके नीचे एसएल डाल दूं, तो नहीं। 1 आवर के पीओआई टैप होने के बाद एक मूव आए और फिर नीचे का एफवीजी टैप हो जाए, उसके बाद ट्रेलिंग एसएल लिया जाता है। फिर वापस 1 आवर का एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे एसएल शिफ्ट किया जाता है। यह 1 आवर की पूरी प्रोसेस तुम यूज कर सकते हो। या फिर डिस्प्लेसमेंट आने के बाद 15 मिनट का एक एफवीजी टैप हुआ और 15 मिनट का जो पिछला हाई था उसको तोड़ दिया, तो फिर नीचे के 15 मिनट का जो एफवीजी था उसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। इस तरीके से जो है तुम स्टॉप लॉस सेफली ट्रायल करोगे तो तुम्हारा स्टॉप लॉस हंट नहीं होगा। सर मैं पीओआई तो मार्क करता हूँ तो ये फेल हो जाता है, तो फिर तुम पीओआई गलत जगह पे मार्क कर रहे हो। जैसे यहाँ पे सेलिंग पीओआई है, ओवरऑल यहाँ से बायस अपसाइड में जाना चाहता है और तुमने सेलिंग पीओआई मार्क किया, तो मतलब तुम गलत हो। ठीक है। दूसरा, तुम जो इंडिकेटर की बात कर रहे हो, जो मैंने अभी ब्लैक गोल्ड बनाया है ये वाला, ओके, देखो 4 आवर पे मैं हूँ। ठीक है। ये वॉल्यूम बैलेंस टैप किया, प्राइस नीचे गया। अब यहाँ से बाइंग आने वाली थी। इसने डेल्टा और वॉल्यूम दोनों को कैलकुलेट करके लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन एंड आइसबर्ग और ये सारे डॉम वगैरह सारे रिलेटेड के डेटा जो है कलेक्ट करके फाइनल कर लिया कि प्राइस अपसाइड जाने वाला है। एंड एग्जैक्ट जो टीपी जहां तक जाने वाला था इसने जोन मार्क कर लिया। सेम जब प्राइस ड्रॉप हो रहा था 4 आवर के अंदर जो है इसने डिसाइड कर लिया कि पुल बैक आने वाला है। और ये ऐसे ही रैंडमली डिसाइड नहीं करता कि वो पीछे कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर तुम देखोगे 4 आवर के अंदर ये बाय पुल बैक आया, तो यहाँ पे 4 आवर पे कोई ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी नहीं था, तो ये पुल बैक क्यों आया? ये पता करता है कि सेलर्स कितने वीक हो रहे हैं, बायर्स कितने स्ट्रांग हो रहे हैं, डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है, लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन हो रही है। ये सारे डेटा जब कलेक्ट हो जाते हैं एंड एक्यूरेट डेटा मिल जाते हैं, कंफर्मेशन मिल जाता है, तो ये बता देता है बाय। एंड उसी दरमियान लाइव स्टॉप लॉस पॉइंट भी बता देगा एंड लाइव टीपी पॉइंट भी बता देगा। तुम्हारा काम है बस तुम इसके अंदर एंट्री लो। सेम इधर देखोगे, सेल ट्रेडिंग कंटिन्यूएशन थी, इसने सेफ हैसल बता दिया। इसने ऐसा नहीं लिया कि ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर स्टॉप लॉस रखो, नहीं, इसने सेफ स्टॉप लॉस बता दिया। एंड इसने पहले ही लिक्विडिटी से जो है कैलकुलेट कर लिया कि सेल आने वाला है। कुछ ट्रेडर हो सकते हैं जो ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी पे टैप होने का वेट कर रहे थे, बट ये एक्चुअल डेटा पे चलता है एंड डेटा कैलकुलेट करके बता देता है कि प्राइस का कोई मूड नहीं है, या सेलर का कोई मूड नहीं है कि प्राइस को यहाँ तक जाने दिया जाए, या बिग प्लेयर्स का कोई मूड नहीं है कि प्राइस को यहाँ तक जाने दिया जाए, प्राइस बस गिरने वाला है। ठीक है। इसका जो बेस्ट परफेक्ट टाइम फ्रेम है यूज करने का वो है 1 आवर। मैंने स्टोरी पे ये दो ट्रेड के बारे में डाला था कि अर्ली मॉर्निंग देखो 3:30 4:30 बजे जब मार्केट स्टार्ट हुआ था 3:30 बजे, तो ये टैप जोन बना दिया था और टैप करके प्राइस टारगेट दे चुका था। उसके बाद कल शाम के टाइम पर भी जो है इसने एक ट्रेड बता दिया था एंड ये ठीक है। दूसरा इसके लिए परफेक्ट टाइम जो लोअर टाइम फ्रेम पे हो सकता है वो है 15 मिनट। ये दो टाइम फ्रेम के अलावा अगर तुम इंडिकेटर यूज करते हो, जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम ना जाओ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है काफी ज्यादा नॉइस होगा एंड काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लम होगी। ओके। ये डेली टाइम फ्रेम पर भी बता रहा है, देखो कि डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ से रिजेक्शन आ चुका है, डेली टाइम फ्रेम ऊपर जा रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में आने वाले टाइम में आपका जो टारगेट है 4675 है, मतलब यहाँ तक जाएगा। यहाँ पर जब सेलिंग आ रही थी इसने बता दिया कि यहाँ पर एफईजी है, टारगेट जो है तुम इधर तक डिसाइड कर सकते हो। ओके। तो ये कुछ चीजें हैं एंड टाइम टू टाइम जो है इसके अंदर जो भी ग्लिचेस या जो भी सारी चीजें आएंगी वो चेंजेस होते जाएंगे। देखो ना, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, ट्रेडिंग व्यू के अंदर जो कोडिंग होती है वो पाइन स्क्रिप्ट पे होती है। ठीक है। मैं ऑलरेडी एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग की स्टडी कर चुका हूँ, तो मैं ये सारी चीजें जानता हूँ। पाइन स्क्रिप्ट के एक लिमिटेशन होती है, ठीक है, उसके वजह से जो है कुछ ग्लिचेस या कुछ बग्स आते हैं, या फिर हमारे माइंड के अंदर जो सारी चीजें होती है वो हम पूरी की पूरी ऐड नहीं कर सकते। उसका रीजन है कि ट्रेडिंग व्यू का जो सॉफ्टवेयर है पाइन स्क्रिप्ट जहां पर हम कोडिंग करते हैं वो वीक है। फिर भी मेरे से जितना हो, मैं पिछले 3 4 महीने से जो इस पे वर्क कर रहा था,
जितना मैं इसको परफेक्ट बना चुका उतना मैं बना चुका हूँ। अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो वर्जन 26 है, ठीक है। मैं वर्जन 1 से काम कर रहा हूँ। वर्जन 1 के अंदर भी ऐसे ब्लैक गोल्ड 1, ब्लैक गोल्ड 2, ब्लैक गोल्ड एडवांस, ब्लैक गोल्ड प्रो, ब्लैक गोल्ड अल्टीमेट, इस तरीके से एक एक वर्जन में मैंने चार चार पांच पांच वर्जन बनाया। तो वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4 ऐसे करते करते जो है फाइनली वर्जन 26 पर जो है मैं रुका। एंड पहला इंडिकेटर है जो एक्यूरेट स्टॉप लॉस एंड एक्यूरेट टीपी देता है। हो सकता है मैं इसके लिए आने वाले टाइम पर और परफेक्ट वर्क करूं, बट उसके बाद जो है तुम्हें जरूरी जो चीज की नीड होगी वो है तुम्हारे पास परफेक्ट पीसी। अगर परफेक्ट पीसी नहीं होगा तो हम ये नहीं कर पाएंगे। मेरा अभी जो नेक्स्ट वर्क जो चल रहा है वो है एटास या बुक मैप या जो सियरा चार्ट है, जिसके अंदर एक्यूरेट डेटा होते हैं कि कहाँ इस कैंडल पर बिग प्लेयर्स ने कितने बड़े लॉट के ऑर्डर लगाए। कुछ बिग प्लेयर को मस्ती सूझती है तो वो ये करते हैं कि यहाँ पे दिखावे के लिए 1,000 लॉट का या 10,000 लॉट का या 1 लाख लॉट का ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। जैसे ही प्राइस यहाँ पे पहुंचने वाला होता है ऑर्डर डिलीट कर देते हैं। जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं जो डेटा रीड करते हैं वो गायब हो जाते हैं। तो ये सारी चीजों को जो है मैं वर्क कर रहा हूँ, बट ऑनेस्टली बोलूँ तो वो बहुत दबाव वाला एंड बहुत दिमाग खराब करने वाला वर्क है। उसके लिए तुम्हें लेवल 2 डॉम के डेटा लेने होंगे, उसके पास तुम्हारे पास हीट मैप होना चाहिए, प्लस बाईबिट, बिटकॉइन एंड डायरेक्ट टॉप लेवल से जो है तुम्हारे पास वो डेटा का एक्सेस होना चाहिए। मेंटेनेंस कॉस्ट उस लेवल का होना चाहिए। तो उसमें अभी भी मान के चलो 2 से ढाई महीने लगेगा, बट इसी के अंदर जो है मैं वो अपडेटेड वर्जन आपको दे दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आपको अलग से ज्वाइन करना पड़ेगा, मैं इसी के अंदर दे दूंगा। बट हाँ, इसके अंदर जितनी भी एक्सट्रीम लेवल पे जाया जा सकता था उतने एक्सट्रीम लेवल पर मैं गया हूँ। एंड मुझसे जितना बेहतर हो सकता था मैं उतना बेहतर बना हूँ। बट तुम समझ सकते हो कि भाई कुछ चीज़ों की लिमिट होती है, तो इसके अंदर एक लिमिट थी, तो उसके अकॉर्डिंग मुझसे जितना हुआ मैंने इसको किया। ओके। तो अगर तुम एंट्री पॉइंट को लेकर या बाकी सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हो तो मैं तुम्हें यही सजेशन दूंगा कि तुम डायरेक्टली यही लगा लो, टेंशन खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ जब हीट मैप एंड हमारा जो एटा सॉफ्टवेयर है जिसकी मंथली मेंबरशिप ही 10,000 रुपये की आती है, और एवरी मंथ उसको रिन्यू करना पड़ता है। ठीक है, तुम्हें आई थिंक आइडिया हो ना हो एटास का, मैं तुम्हें बता देता हूँ एटास क्या होता है। इस तरीके के एक्चुअल ऑर्डर फ्लो, हर एक कैंडल की वॉल्यूम्स, ये सारी चीजें तुम्हें दिखाती है जस्ट 2 मिनट, बट इसको सीखने में ही जो है तुम्हें 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। सी, बबल्स बनाना, एक्यूरेट जोन वगैरह निकालना, सारे ऑर्डर्स वगैरह रीड करना, इस तरीके के सारे डेटा देखना कि किस कैंडल्स पे कितने ऑर्डर्स हैं, ये इसको सीखने में ही 2-3 महीने लग जाएंगे। और इसकी प्राइसिंग भी जो है $100, $90 से जो है बेस प्राइस चालू होता है। और जो स्मॉल प्राइस में ये लोग जो देते हैं वो ना के बराबर है, ऐसा समझो। ठीक है। जो अल्ट्रा है जिसके अंदर फुल एक्सेस आता है 89 यूरो का, मतलब डॉलर के अंदर ये $100 समथिंग आएगा, जिसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा। अगर तुम ये 24 यूरो में जाओगे एंड तुम लोगे भी तो भी कोई मतलब नहीं है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ को जो है मैं खुद से बनाऊं एंड मैं तुम्हें इसका एक्सेस दे पाऊँ। बट तुम जाकर चैट जीपीटी से भी पूछोगे कि अगर एटास जैसा सॉफ्टवेयर बनाना है ना तो इसमें कितना टाइम लगेगा, तो चैट जीपीटी तुम्हें बोलेगा कि इसके अंदर जो है 2 से 3 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा एंड 7 से 8 महीने लगेंगे। तो मैं वो पूरा इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि तुम परफेक्ट डेटा देखो, ना कि जस्ट कैंडल्स वगैरह और ब्लैंक चार्ट देखो और ट्रेड करो। तो मैं वो पूरा इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हूँ एंड मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। जैसे ही आएगा तो मैं उसके बारे में तुम्हें बता दूंगा, बट कम से कम अभी भी तुम 2.5 महीने कोई एक्सपेक्टेशन ना रखो तो ही बेहतर है। बट उसके लिए जो है मैंने टेम्पररी ये वाला बना के दिया है जो मैं पिछले 2-3 महीने से काम कर रहा था इस पर। एंड ये परफेक्ट एक्यूरेट है। तुम इसको यूज कर सकते हो बिना किसी स्टॉप लॉस के, बिना किसी टीपी के, कुछ नहीं, जस्ट तुम्हें कैंडल के अंदर बबल देखना है, ग्रीन बबल बना, बाय, टीपी डन, स्टॉप लॉस डन, दैट्स इट। ग्रीन बबल बना, बाय, स्टॉप लॉस डन, टीपी डन, दैट्स इट। सेल बबल बना, सेल मार दो, स्टॉप लॉस इसने जहां पर बोला है वहां पे रख दो। बाय बोला, तुम इमिडिएटली बाय कर लो एंड तुम्हारा जो है टीपी, दैट्स इट। सेल बोला, सेल करो, बाय बोला, बाय करो, दैट्स इट।
यहाँ पर ये देखने के लिए ये तुम्हें रोकने ही नहीं देगा कि वो 15 मिनट का एफएजी आया टैप करेगा, ये उस स्ट्रेटजी पे वर्क नहीं करता। ये एक्चुअल ऑर्डर फ्लो वॉल्यूम फ्लो पे वर्क करता है, कि वॉल्यूम यहीं पर ज्यादा है तो यहाँ से प्राइस नीचे जाना ही नहीं चाहता, यहाँ से बड़ी कैंडल स्पाइक आने वाली है, तुम बाय कर लो। बट हाँ, जैसा मैंने बताया, बेस्ट टाइम फ्रेम 1 आवर, इसी पे जो है तुम अपना ध्यान देना। एंड तुम मान के चल सकते हो एक दिन में 1 आवर पे तुम्हें 2 से 3 सिग्नल मिल सकते हैं, बट डेली एक सेट रेट तुम्हारे लिए मिल जाएगा तो परफेक्ट रहेगा। ठीक है। अगर तुम उसे ज्वाइन करते हो तो ज्वाइन करने दरमियान ये याद रखना कि तुम्हें अपना ट्रेडिंग व्यू यूजर नेम, जैसे ये मेरी ट्रेडिंग व्यू है, ये मेरी प्रोफाइल है, योर प्रोफाइल पे जाओ, इस जगह पर मेरे प्रोफाइल का नाम है ग्वाडियर हेल्प। ठीक है। तो ये मेरा प्रोफाइल यूजर नेम है। तो जब तुम ज्वाइन करोगे, उसके बाद मुझे पर्सनल चैट के अंदर एप्लीकेशन में, जैसे मेरा ग्वाडियर हेल्प है तो तुम्हारा जो भी यूजर नेम हो वो कॉपी पेस्ट करके रख देना। इसके अलावा अगर तुम ये इसमें तुम्हें डिले होता है तो इसकी जगह पर तुम ये कर सकते हो कि एप्लीकेशन में जो तुमने अपना नाम रखा है उसको रिचेंज करके यूजर नेम नेम रख लो, तो मैं एग्जैक्ट उसको कॉपी करके जो है मेरी टीम एक्सेस दे देगी आपको इंडिकेटर का। इंडिकेटर का आपको एक्सेस मिलेगा कब, जब तुम ज्वाइन कर लोगे और यूजर नेम दे दोगे एंड हमारे तरफ से तुम्हें बोल दिया जाएगा कि अप्रूवल हो चुका है, तो ट्रेडिंग व्यू पे आना, इंडिकेटर पे सिलेक्ट करना, इनवाइट ओनली पे जाना, और तुम्हें जो है ऐसा TFX गोल्ड स्नाइपर वर्जन 26 ब्लैक गोल्ड दिख जाएगा। एंड उसको जो है तुम क्लिक करोगे एंड तुम्हारे चार्ट पे जो है लग जाएगा। ओके। ये 1 मिनट में भी जो है हर तरीके के ट्रेड देता है, बट मैंने जैसा तुम्हें बताया कि ना करो तो ही बेहतर है। स्कैल्पर हो फिर भी मैं सजेशन दूंगा ना करो तो ही बेहतर है। तुम्हें एक्यूरेट ट्रेड चाहिए, तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबिलिटी चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट यही रहेगा कि तुम जो है 15 मिनट एंड खास करके 1 आवर में ट्रेड करो। 1 आवर में तुमने ये बबल देखा, तुमने बाइंग के बारे में सोचा, या 1 आवर में तुमने यहाँ पे बबल देखा बाइंग के बारे में सोचा, तो इसके अंदर जो जो चीजें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो चीजें यूज कर लो, लाइक एफएजी, ऑर्डर ब्लॉक, रिटेस्ट, ये सारी चीजें तुम यूज करोगे, तुम्हें एग्जैक्ट टारगेट एंड एग्जैक्ट टीपी के बारे में जो है पता चल जाएगा। ओके। तो मैंने कुछ समरी जो है इसकी ये भी दे दी है जिससे तुम्हें हेल्प हो। बट हाँ, ऐसा इंडिकेटर पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है, तुम वर्ल्ड के कितने भी इंडिकेटर्स देख लो, कुछ भी देख लो, तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्यूरेट टीपी एंड स्टॉप लॉस के लिए कोडिंग करना बहुत टफ है, एंड वो सारी चीजें जो है मैंने कर लिया। इसके बाद जो एटास पर आएगा उसके लिए एक अलग से वेबसाइट होगी एटास टाइप, उसके पूरा गाइडेंस वगैरह जब वो बन जाएगा तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। बट फिलहाल के लिए जो है ये सही है। 9:21 हुआ है, हम यहाँ पर वेबिनार क्लोज करते हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि नेक्स्ट वीक जो है तुम्हारा बेहतर जाए। एंड मैं ये भी सजेशन दूंगा कि टारगेट 1 मंथ 2 मंथ का मत रखो, ईयर्स में रखो, एंड उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़े, जितना फेस करना पड़े करो, बट कंसिस्टेंसी मायने रखो। जब तुम कंसिस्टेंसी रखोगे डेफिनेटली तुम ग्रो करोगे, बट अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, सारी चीजें तुम्हारे लिए बेकार हैं, तुम कितना भी कुछ भी सीख लो, तुम जस्ट इसके अंदर फंसते चले जाओगे। ठीक है। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, सभी को बाय, सभी को गुड नाइट।